दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है। तो ऐसे में आपको सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस और रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज देखेंगे जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कैसा क्वेश्चन है आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे ढंग से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB इसके अंदर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बाहर। ठीक, गलती से यहाँ पर अंदर लिखा गया है। तो इसके बाहर बने वृत्त का व्यास है और कोण ADC 148 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग को एक सर्कल बनाना है। ठीक है, चलिए हमने ये सर्कल बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दोस्तों अब हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो भुजा AB है वो इस सर्कल का व्यास है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये इसका व्यास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है कि ADC 148 डिग्री है, ये A है, ये B है और यहाँ पर ADC यानी कि कहीं पर यहाँ पर D होगा। तो इसको अगर हम मिलाएंगे इससे और यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए C होगा तो इसको मिलाएंगे यहाँ। ठीक है, और फिर इसको मिला देंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो वैसा चतुर्भुज जिसका जो चारों शीर्ष है वृत्त के परिधि को टच करता है तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोण ADC जो है 148 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो कोण दिया हुआ है ये दिया हुआ है 148 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज का एक दोस्तों रूल होता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो उसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो D के सामने का कोण कौन सा है? तो D के सामने का कोण B है, यानी कि कोण D और कोण B का जो मान है दोनों मिला करके 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से एक है 148 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि कोण BAC का मान क्या होगा? कोण BAC का मान क्या होगा? BAC यानी कि दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कौन सा कोण, अगर हम इसको मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये कोण आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या कॉन्सेप्ट बोलिए या थ्योरम बोलिए कि अगर कोई सर्कल है और अर्धवृत्त का कोण, यानी कि अगर हम उसके व्यास को खींचे तो अर्धवृत्त का कोई भी कोण हो, जैसे मान लीजिए ये कोण है, उसके बाद मान लीजिए ये कोण है। ठीक है, उसके बाद और भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक ये कोण है, यानी कि अर्धवृत्त का कोई भी कोण हो, यहाँ पर तीनों जो है सो 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्धवृत्त का कोई भी कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर ही होता है। यहाँ से खींचेंगे तो भी ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ACB यानी कि अगर इस कोण का बात करें तो ये अर्धवृत्त का कोण है तो ये 90 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। तो अगर इस त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में एक कोण 32 डिग्री है, दूसरा कोण 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान कितना होगा? तो ये कोण अगर 58 डिग्री हो जाएगा तो आपका यहाँ पर तीनों मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो A नंबर ऑप्शन 58 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं पहले हम लोग। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए कितना है? 300
किलोमीटर। कोई आदमी है जो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से वापस आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटा अधिक है। यानी कि जाने में लगा समय जो है वापस आने में लगे समय से 5 घंटा अधिक है। यानी गया होगा धीरे धीरे, वापस आया होगा स्पीड से। ठीक है, यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर की अधिक चाल से वापस आता है, यानी कि जो चाल से जा रहा है, तो मान लीजिए दोस्तों कि वह जो है भी चाल से जा रहा था, ये भी चाल से जा रहा था और वापस कितना चाल से आ रहा है, तो भी प्लस 10 चाल से जो है वापस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गया धीरे धीरे, आया स्पीड से, तो जाने में जो समय था वो दोस्तों 5 घंटा ज्यादा लग गया आने में समय से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा दोस्तों? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टा में लिया गया कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बट्टा में लिया गया कुल समय। अब देखिए दोस्तों, ये यहां से यहां तक गया 300 किलोमीटर, फिर वापस आया 300 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 600 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेंगे कि कुल समय इसको कितना लगा है, जाने और आने मिलाकर के कुल समय कितना लगा है वो हम लोग निकालते हैं। देखिए 300 किलोमीटर गया ये, तो 300 किलोमीटर गया तो 300 जाने में कितना समय लगेगा? तो समय और दूरी बट्टा चाल होता है, तो 300 बट्टा भी, ये हो गया जाने का समय। जाने में समय लगा है 5 घंटा अधिक, यानी कि इसमें से अगर आने का समय घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा अधिक लगा है तो बराबर में 5। ये जो है दोस्तों, ये है 5 ज्यादा, ये है 5 कम, घटाएंगे तो 5 होगा। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? भी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो भी का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भी का मान? दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? भी इंटू भी प्लस 10। अब यहां से इससे इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 भी प्लस 3000 माइनस, अब इसको इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 300 भी। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर 5। अब देखिए दोस्तों कि ये और ये कैंसिल्ड आउट होगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आगे क्या हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए 3000 अब बट्टा हो जाएगा भी इंटू भी प्लस 10। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए इससे काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, यानी कि भी इंटू भी प्लस 10 बराबर 600। अब देखिए दोस्तों, भी का मान हम लोग क्या रख सकते हैं कि ये 600 हो जाए। तो अगर भी का मान हम लोग दोस्तों रख दें इसमें 30, भी का मान अगर हम 20 रख दें तो 20 इंटू 20 प्लस 10, 20 गुना 30 बराबर 600 हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी का मान हो गया कितना हो गया? ये हो गया आपका भी का मान 20 और भी प्लस 10, ये हो गया 30। जाने में कितना समय लगेगा? तो जाने में लगेगा 300 बट्टा में कितना? 20, ये हो जाएगा 15 घंटा। और आने में कितना समय लगेगा? 300 बट्टा 30, आने में लगेगा 10 घंटा। जाने में 15 घंटा, आने में 10 घंटा, टोटल कितना हो गया? 25 घंटा। और आपको पता है दोस्तों कि कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल दूरी 600 और कुल समय कितना हो जाएगा? 25। 600 को 25 से भाग दीजिएगा तो 25 दूना 50, 25 दूना कितना होता है? 50, और बचा कितना? 10, 25 चौका 100, यानी कि आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी 18 वर्ष यानी कि अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है?
तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जो पांचों सदस्य है इसकी वर्तमान आयु का योग कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टा में संख्या, यानी कि जितना हम लोग को जितने व्यक्ति का औसत आयु निकालना है तो सभी के आयु का योग बट्टा में कितना व्यक्ति है उस संख्या से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा। यानी कि अगर हम योग निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत। ठीक है, तो संख्या कितना है, संख्या है यहाँ पर 5 और औसत है 18, तो संख्या 5 तो 18 गुना 5 बराबर 90, यानी कि 2 वर्ष पूर्व परिवार के पांचों सदस्यों की कुल योग है आयु का 90। अब 2 वर्ष पूर्व का कुल योग है तो वर्तमान का कुल योग कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व में जो है पांचों सदस्यों का आयु 2-2 वर्ष कम होगा। अब वर्तमान आएंगे तो पांचों का 2-2 वर्ष बढ़ेगा, यानी कि पांचों का 2-2 वर्ष बढ़ेगा, तो पांचों का बढ़ेगा तो 10 वर्ष टोटल बढ़ जाएगा। यानी कि वर्तमान में निकालेंगे तो इसमें 10 जुड़ करके वर्तमान का आयु हो जाएगा 100 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि एक और व्यक्ति जो है इसमें जुड़ जाता है। तो मान लीजिए एक और व्यक्ति आ गया जिसका आयु 100 वर्ष है वर्तमान में, तो अब कितना हो गया, अब हो गया टोटल आदमी कितना हो गया, इसमें टोटल आदमी हो गया दोस्तों, ये हो गया पहले 5 था तो अब हो गया 6 बराबर। कह रहा है कि औसत आयु अभी भी वही है, एक आदमी के आने के बाद औसत आयु अभी भी वही है, यानी कि अभी भी 18 है। तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। x बड़ा हो जाएगा 18 छक्का 108 और माइनस हो जाएगा इसमें से 100, यानी कि अभी जो है छठे व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु जो है वो है 8 वर्ष, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बेसिक तरीका से बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय मान लीजिए कि 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 135। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यदि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है वो निकालना है, यानी कि 100 जो है 135 से कितना कम है वो निकालना है। तो कमी परसेंटेज निकालने के लिए, कमी प्रतिशत निकालने के पहले कमी निकालना पड़ेगा। तो कमी कितना है 35 कमी है, तो कमी बट्टा प्रारंभिक कितना था, किससे कम है, तो 135 से कम है, 135 गुना 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी कि ये हो जाएगा 700 बट्टा 27। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 27 दिया तो नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 बार में लग रहा है तो एक वाला भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वाला, यानी कि 26%, लगभग 26% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर HCF LCM का शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या चेक करना रहता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इससे भाग देते हैं तो 11 शेष फल बचता है, 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष फल बचता है, और 11 से भाग देते हैं तो 10 शेष फल बचता है। और तीनों का अंतर देखिए, अगर 12 में से 11 घटाएंगे तो भी 1 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो भी 1 होगा, और 11 में से 10 घटाएंगे तो भी यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि तीनों का जो अंतर है वो समान आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग कि जो ऊपर वाला है 10, 12 और 11 तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 10, 12, 11 आपको एलसीएम निकालना आता होगा 100%, मुझे पता है। 2 से काटिएगा इसको तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 11। अब देख कटेगा नहीं किसी से तो गुना कर लेंगे, तो 2 पंचे 10 छक्के 60 और 60 को 11 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 660। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम हो गया 660। अब देखिए
यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, तीनों का अंतर सेम है और तीनों का अंतर क्या है, 1 के बराबर है। तो जितना अंतर आ रहा है उतना इसमें से माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 659 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें पूछे कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे अगर हम तीनों से भाग देंगे तो ये तीनों शेष आएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि तीनों जो शेष आ रहा है और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं तो दोनों का अंतर क्या आ रहा है। तो दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी जो अंतर है ये तीनों में सेम आ रहा है और 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर अंतर सेम हो जाए, अगर तीनों का अंतर या जो भी संख्या दिया हुआ चारों पांचों सबका अंतर अगर सेम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकाल करके जितना अंतर आ रहा है उसको माइनस कर लेते हैं, तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से समझिएगा इसको कि जब कोई दुकानदार 10% की छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% की छूट पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, कह रहा है कि 10%, मान लीजिए इसका क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है। अब देखिए 100 पर कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ कितना हो रहा है 35 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 135। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब कोई दुकानदार 10% छूट पर वस्तु को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए अगर 100 क्रय मूल्य मान लेते हैं तो लाभ 35 रुपया होगा, यानी कि 135 विक्रय मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य यानी किस मूल्य पर वस्तु पर 10% छूट दिया जा रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य 135 है और लाभ हो रहा है 35%, ठीक है, और छूट दे रहे हैं 10%, तो छूट दे रहे हैं 10%, तो कितना में 10% छूट दे करके 135 होगा वो निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि x में, मान लीजिए अंकित मूल्य x है, तो इसी में ना 10% छूट दे रहे हैं, तो 90/100 लिखेंगे बराबर 135। अंकित मूल्य में ही छूट दे करके हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो अंकित मूल्य का 10% छूट दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य गुने 10, 90/100 बराबर 135। इससे ये कटेगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 बचा 45, यानी x बराबर आपका हो गया 150। अंकित मूल्य हो गया आपका 150। कह रहा है यदि 20% छूट दे। अब देखिए 150 में पहले दे रहा था 10% छूट, अब दे रहा है, बोल रहा है कि अब दे, अगर 20% छूट दे दे तो अब कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। 150 का 20% होगा 30, तो 150 में से 30 घटाएंगे, अगर हम 150 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 120। 150 का 20% कितना होगा 30, और 150 में से 20% घटा लेंगे, छूट दे देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। ठीक है, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य आ गया 120, तो लाभ कितना हो जाएगा 20 रुपए का, यानी कि 20% का लाभ आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कर सकता है 36 दिन में, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा 1/36। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि बी और सी ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा। अगर कार्य को करता है 60 दिन में, एक दिन में करेगा 1/60। कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/45। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वर्क एंड टाइम क्वेश्चन इसी टाइप से बनाता हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मैं आप लोगों को भी इसी तरीका से बनाने के लिए बोलता हूँ। एकदम बेसिक मेथड है ये। तो कह रहा है कि अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि ए बी और सी तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे सभी को, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिए तीनों में से। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा वो यहाँ से निकलेगा अब, यानी 1/36 प्लस 1/60 और प्लस 1/45, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, 60 और 45 का एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 180। 36 पंचे 180, 60 तिया 180 और 45 चौका 180, तो क्या हो जाएगा 12/180। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी था, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में और 6 से ये कट जाएगा 30 बार में, यानी आपका हो गया 1/30। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 1/30 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि ए कितना दिन में करेगा, खाली ए पूछ रहा है तो खाली ए, तो अगर हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर ले, बी प्लस सी माइनस कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कर ले क्या, बी प्लस सी यानी कि 1/60 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 60, 2 - 1 यानी कि 1/60। तो ये आपका क्या आ गया, ए जो है सो एक दिन में 1/60 काम कर सकता है। ये क्या आ गया आपका कि ए जो है सो एक दिन में 1/60 काम कर सकता है। तो ए जो है पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा, तो उल्टा देंगे इसको, 60 दिन लगाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/10। उसी तरीके से अगर आपका ये जो आया है लास्ट वाला जो आंसर दोस्तों आपका आया है, कितना आया है लास्ट वाला आंसर, देखिए यहां पर लास्ट वाला पर कितना आया है, 1/60, यानी कि ए जो है सो एक दिन में 1/60 करता है तो ये पूरा काम करेगा 60 दिनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास अगर आपको सॉल्व करने आता है तो इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि 5.1/4 ये भाग है, ठीक है, 3/7 ऑफ 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवीजन को करते हैं, भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, यह आपको पता है। अब देखिए 5 चौका 20, 21, 21/4 हो जाएगा। ठीक, 21/4। अब देखिए भाग को हम ऐसे रहने देंगे, इसको ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुना। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है गुना। तो ऑफ मतलब गुना होता है, तो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, यानी 3/14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर भाग है 5 9 45, 1 46, 46/9 हो जाएगा ये टर्म। 8 से 56 और 7 63/8 हो जाएगा। अब देखिए ये भाग है तो इसको गुना में अगर बदलेंगे तो इधर वाला बट्टा उलट जाएगा सामने वाला, यानी कि ये हो जाएगा 20 9 180, 189, 189/20 था तो 20/189 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ऐसे इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताना बेहद जरूरी है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 और भाग, यहाँ पर ऑफ का काम करेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। 2 से 2 कट जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको समझने में दोस्तों। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको 21/4 इसको गुना करेंगे तो उलट जाएगा, 14/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 63 से 3 बार में ये कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 5/6 भागा 46/9 और -5/6 हो जाएगा। अगुना
11/21 तो यहाँ पर बाहर में अभी भी है, और -5 को 1 से भाग देंगे तो ये 5 ही रह जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 49/2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस टर्म को, आगे वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौका 36। इसका जो एलसीएम दोस्तों ये 18 भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको 18 डाल देंगे तो 9 दूना 18, 46 दूना 92, और -6 त्रिक 18, 5 तिया 15। ठीक है, तो 92 में से 10 गया तो 82, और 82 में से 5 गया तो 77, यानी कि ये था 77/18। तो अगर हम भाग में था पहले, तो अगर इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/77 हो जाएगा। ठीक है, और गुना पहले से है 11/21, यहाँ पर गुना में पहले से है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। ठीक है, और एक जो है सो माइनस में 5 पहले से है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 सत्ते 77, कोई दिक्कत नहीं है, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, और 7 से 49 कट जाएगा, और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। ये कितना होगा, 3 - 5, यानी कि आपका -2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x जो है, x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, x किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है, और y उसी कार्य के 3 गुने कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और z उसी कार्य के 5 गुने कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं तो उसके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा। अब देखिए दोस्तों कि x भी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, y भी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, z भी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। x को लगता है 3 दिन काम करने में, यानी कि टोटल x जो है 18 घंटे काम करता है। तो अगर x अकेला काम करता है तो किसी काम को करता है कितना दिन में, 18 घंटा में। अगर y देखिए यहाँ पर 3 गुना काम है, देखिए y जो है कार्य के 3 गुने कार्य को 8 दिन में करता है, यानी कि 3 गुना कार्य को 8 दिन में करता है, तो वो भी 6 घंटा काम करता है। तो इसका भी हो जाएगा 8 गुना 6, और 3 गुना है तो 3 से भाग दे देंगे, तो ये एक काम हो जाएगा एक कार्य का, तो ये हो जाएगा 16 दिन में। y करता है 16 घंटा में पूरा। z उसी कार्य के 5 गुने कार्य को कितना, 12 दिन में करता है, यानी 12 गुना 5 और बट्टा में 12 गुना 6 घंटा प्रतिदिन करता है, तो 12 गुना 6 और बट्टा में कितना, 5 गुना कर रहा है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 12 छक 72/5। z करता है कितना, 72/5 दिन में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमने निकाला कि कह रहा था कि x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, और x जो है सो 1 दिन में 6 घंटा काम करता है, 1 दिन में 6 घंटा काम करता है, और काम 3 दिन में खत्म होता है, यानी कि टोटल 18 घंटा x काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। उस तरीके से अगर y काम करता है, y देखिए 8 दिन में काम करता है, y करता है 8 दिन में, और 1 दिन में 6 घंटा काम करता है, तो 8 गुना 6 टोटल समय लगेगा। लेकिन y जो है 3 गुना काम करता है, हमको काम निकालना है एक ही, लेकिन y 3 गुना कर लेता है इतना दिन में, तो 3 से हम भाग दे देंगे तो हमारा 16 घंटा निकल जाएगा। अब देखिए z जो है z 5 गुना काम को 12 दिन में करता है। अब देखिए z भी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, और 12 दिन काम करता है, तो 12 गुना 6। अब ये 5 गुना काम कर रहा है तो 5 से भाग दे देंगे, तो आपका एक काम का निकलेगा, यानी 72/5। अब क्या निकालेंगे, x अगर 18 घंटा में करता है तो x के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/18, y के द्वारा 1/16, और z के द्वारा ये भी उलट जाएगा 5/72। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का 1-1 घंटा का काम हो गया। अब कह रहा है
कि यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं तो उसके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब तीनों मिल करके 1 घंटा में कितना कार्य करेगा वो निकाल लेते हैं। तो 1/18 प्लस 1/16 और प्लस 5/72, तीनों का एलसीएम जो है दोस्तों ये कितना हो जाएगा 144। 18, 16, 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। तो 18 8 44 से, 16 9 44 से और 72 दूना 44, ये 5 से गुना होगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यानी 9 8 17 10, 27/144। अब देखिए तीनों मिल करके 1 घंटा में कितना कार्य करता है, तो तीनों मिलकर के 1 घंटा में कार्य करता है 27/44। अब तीनों मिलकर पूरा काम करेगा कितना में, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि इसको उलट देते हैं तो 144/27 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटेगा ये दोनों, देखिए यहाँ पर 9 से कट जाएगा दोनों, ये कट जाएगा 16 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, आगे नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे भाग दे देंगे। 3 5 15 और यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 3, तो 1/3 यानी 5 घंटा, 1/3 घंटा, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कट जाएगा 20 बार में, यानी 5 घंटा 20 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 घंटा 20 मिनट में ये काम को खत्म कर देगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आता है, थोड़ा सा भी हमारे चैनल से आपको हेल्प मिल रहा है, मैथ सीख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।